नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं आईएएस राजेश सिंह। राजेश सिंह एक ऐसा नाम जिसने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश को, राज्य को, जिला को गौरवान्वित करने के लिए महसूस कराया। राजेश जी दोनों आंख से देख नहीं पाते हैं, एक आंख से पूरी तरह से नहीं देख पाते और एक आंख से धुंधला जो है तस्वीर उनके सामने उभर कर आता है, यानी दोनों आंख से नहीं देख पाते, लेकिन क्वालिफाई किया देश की सर्वोच्च सेवा की परीक्षा को। इसके लिए कई लड़ाइयां भी इन्होंने लड़ी। इन सब पर बातचीत करेंगे राजेश जी से। सबसे पहले नक्षत्र न्यूज की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद नितेश जी। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत आपका हार्दिक आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे नक्षत्र पे अपनी बात को रखने का अवसर दिया। राजेश जी, जिस तरीके, पहले तो आप ये बताइए कि जन्म जो है कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ? मेरा जन्म जो है मेरा जो दादी गांव है वो पटना में एक आउटर स्कर्ट पे एक धनरुआ क्षेत्र पड़ता है। वहीं मेरा गोविंदपुर मेरा विलेज है, वहीं मेरा जन्म हुआ। और स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से आपने शुरू की? नहीं, इनिशियल डेज पे तो फिर हम लोग पटना शिफ्ट कर गए थे जी। और जैसा कि मेरे और भाई थे, एक ब्रदर मेरा लोयला में था, एक ब्रदर मेरा डॉन बॉस्को में था, मेरी सिस्टर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में थी। तो उस समय जो है मैं उस समय माइकल में था और बोलते माइकल में मैंने जो है तीसरी क्लास तक जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद जो है मेरे साथ एक एक्सीडेंट में मेरी आई साइट इफेक्ट हुई और मैं बाद में दृष्टिबाधित हो गया। मैंने तीसरी कक्षा में ही ये घटना घटी। क्या हुआ था उस वक्त? ये एक स्कूल बस एक्सीडेंट था जिसमें कि मेरी आंखों में मेरे सिर पर चोट लगा था और इसमें रेटिना डिटैचमेंट हो गया था। और एक्चुअली मेरी आई साइट एक बार नहीं 2 बार गई हुई है। अच्छा। क्योंकि पहले जब रेटिना डिटैचमेंट हुआ था तो उसके बाद फिर हम लोग शंकर नेत्रालय चले गए थे चेन्नई जी। और उस समय एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर थे जिन्होंने शायद पहली बार रेटिना को अटैच करने का जिनको गौरव प्राप्त था, डॉक्टर बद्रीनाथन और डॉक्टर एल गोपालन। तो उन्होंने उस समय उसमें रेटिना को मेरे करेक्ट कर दिया था और मैं लगभग 1 साल तक देख सकता था फिर से, और फिर से वो अपने आप जो है रोशनी वापस चली गई। पिताजी क्या करते थे? मेरे पापा पटना सिविल कोर्ट में लोअर जुडिशरी में है। अच्छा। और माता जो है मेरी हाउस मेकर है। मतलब मध्यम वर्ग परिवार से बिल्कुल बिल्कुल आप आते हैं। उस वक्त उन पर एक पीड़ा, एक दबाव, कैसे, किस तरीके से फिर खुद को आपने कैसे संभाला? एडजस्टमेंट जो है, देखिए मेरा मानना है कि देखिए मनुष्य परिस्थितियों का कहीं ना कहीं तो दास होता है जी। और बचपन से मेरी ऐसी प्रवृत्ति रही थी कि जो भी परिस्थितियां आए तो प्रवृत्ति की बात क्या है, एक स्वाभाविक व्यक्तित्व था मेरा बचपन से जी। मैं जुझारू किस्म का था, लेकिन ये आप बहुत नई और विचित्र समस्या थी। तो इस समस्या से एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आया कि डेली लड़ते लड़ते मैं कैसे एडजस्ट कर गया। बस मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी तक याद है, अगर मैं उसको अतीत में जाकर याद करने की कोशिश करूं, तो मैंने अपने स्ट्रेंथ को, जो मेरी ताकत थी, उसको इसी अनुसार ढाल लिया। हाँ, उसको इसी ढंग से मैंने बना लिया कि भाई चलो ऐसे करने से भी मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे वैसा होता है। स्कूल में जब पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे तो उस वक्त दोस्तों के साथ कैसा अनुभव रहा? नहीं, दोस्तों के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक अनुभव था पहले, लेकिन चीज़ों में कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जब मेरी आई साइट थोड़ी कम हो गई थी, मैं क्लास में काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मर था। मैं I was not one of the topper, but I was topper. I mean, if I can recall it still today. तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो सेकंड थर्ड फोर्थ लोग आते थे ना, उनको बड़ा रिलैक्स भी महसूस हुआ कि चलो ठीक है, इसकी समस्या आ गई, हमारे लिए एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि मतलब जिस चीज़ को पढ़ने में मुझे पहले बहुत जल्दी होती थी, आसानी होती थी, उसके बाद जो है मुझे जो है काफ़ी चीज़ों को पास लाकर या फिर लेंस के माध्यम से या फिर कभी कभी जो है बहुत देर तक पढ़ नहीं सकता था मैं कंसंट्रेट करके। तो और फिर बीच में पढ़ाई वढ़ाई ऑपरेशन होने से उस समय सर्जरी जो था वो बहुत टफ होता था आज के हिसाब से।
तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो है उसके कारण मेरा पढ़ाई बहुत हैम्पर हुआ शुरू में, उन दिनों 1 साल तक, 1.5 साल तक, क्योंकि सर्जरी के बाद आप समझ लीजिए 6 महीने तक पेन में रहते हो। यू कैन नॉट ओपन योर आईज एंड एक्सपोज टू। अच्छा, दोस्तों ने क्या साथ छोड़ दिया क्या? नहीं, साथ किसी, देखिए हम सब उस समय बच्चे थे, मैं भी तीसरी क्लास में था। तीसरी क्लास में ना कोई आपका बहुत दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, सब आपस में भाई भाई होते हैं। आगे गए, पढ़ाई आपने की 10वीं कहाँ से पास की आपने? 10th? हाँ, वही बता रहा हूँ। तीसरी के बाद फिर मेरे एक शिक्षक थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। जब दूसरी बार मेरी आई साइट चली गई तो उनको बड़ा जो है धक्का लगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बढ़िया सिपाही था। उनको मेरे अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके की चिंगारी शायद दिखाई देती होगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा उनसे विशेष लगाव था। उन्होंने फिर मुझे बाद में एक मॉडल स्कूल करके देहरादून है, स्पेशल स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल, राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है, तो उन्होंने कहीं नहीं खोजते न खोजते मुझे मेरा एडमिशन ले जाके वहीं करा दिया कि नहीं भाई तुम भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि तुम्हारे भाई लोग ही पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि थोड़ा सा तो मुझे बुरा लगता था कि सभी लोग स्कूल चले जाते हैं, मैं घर पे अकेला बच जाता हूँ। तो इनिशियल डेज में मज़ा भी आता था, सब चले गए मैं अकेले खेलूंगा अब किसी भी चीज़ को कोई छूने वाला नहीं है जी। तो तीसरी के बाद जो वहाँ जाने के बाद तो मुझे लगा कि एक खुशी भी हुई और एक नाराज़गी भी हुई ज़िंदगी से। खुशी से बात की हुई कि अब मैं उन लोगों के बीच था जिनकी परिस्थितियाँ मेरे जैसी थी, तो मुझे उनके साथ खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता था। ठीक, उनको भी, उनकी भी देखने की क्षमता मोर कमोवेश एक ही जैसी थी, मेरी भी एक जैसी थी और बहुत बड़ा बृहद प्लेग्राउंड था वहाँ पे, और एक अच्छा स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर भी था वहाँ। तो काफ़ी हद तक मेरा पढ़ाई से फिर रुझान हट के स्पोर्ट्स में चला गया, और चूँकि मुझे नए ढंग से पढ़ने की जो पद्धति थी, या कह सकते हैं एक शैली विकसित करनी थी, जैसे ब्रेल सीखना था, जैसे कि आपको जो है लिखने के लिए उस समय ब्रेलर का यूज़ होता था। तो ये जो नए इंस्ट्रूमेंट्स थे मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य का विषय था कि पहले मैंने देखा नहीं था। और एक बार जब आपके बीच में 6 साल या 7 साल पे आई साइड जाती है, तो आप वो सेंसेस डेवलप नहीं कर पाते बहुत जल्दी कि टच करके आप चीज़ों को पढ़ पाएँ, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे बल्कि हैवी भारी भारी चीज़ें लगती थी कि अरे भाई मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, क्या इतनी मोटी किताब क्यों है ये। तो मेरा उससे डिस्ट्रैक्शन होता था बहुत ज़्यादा। तो मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक, किस खेल में ज़्यादा रुचि रहा? मेरा क्रिकेट में बहुत रुचि था, और इसी के कारण से 1998 में मैंने भारत की तरफ से एज ए यंगेस्ट प्लेयर भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया पहला कनिष्का विश्व कप में, जो कि दिल्ली में 1998 में हुआ था। बैटिंग अच्छा करते हैं, बॉलिंग? नहीं, मैं ओपनर बॉलर था उस समय। ओपनर बॉलर था, हाँ। और मुझे याद है कि मैं 10वीं में होने के बाद भी उस समय जो मेरा फिटनेस लेवल था, तो आई वुड हैव बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड? हाँ जी, उस समय भी मेरी स्ट्रेंथ थी, तो मुझे बड़ा रुझान था खेल के प्रति मेरा। अच्छा, किसी दोस्त के साथ मारपीट कभी हुई? किस स्तर पे पूछना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि नोक झोंक में, कि भाई कोई दोस्त है उसके साथ जो है किसी भी चीज को लेकर, कि किताब छीनने को लेकर या कुछ करने को लेकर, एक ऐसे ही नोक झोंक। नहीं, देखिए नोक झोंक तो मेरी तब हो जाती थी, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जेएनयू में हमारी अक्सर नोक झोंक हो जाया करती थी, जब मैं, क्योंकि देखिए जेएनयू जो है एक, कह सकते हैं एक ऐसी संस्था है जहाँ कई विचारधाराओं की प्रयोगशाला है वो। तो वैचारिक मतभेद आपस में तो हो ही जाते थे, कई बार उठना भी हो जाता था। तो ऐसा कोई दोस्त याद आता है उस वक्त? हाँ, मुझे दोस्त याद आते हैं, जैसे कि अभी सुर्खियों में आपने देखा होगा कि अनिर्बाण भट्टाचार्य है। अनिर्बाण भट्टाचार्य मेरा क्लासमेट है। तो इनकी एक अपनी विशेष विचारधारा थी, मेरी अपनी एक विशेष विचारधारा थी। अनिर्बाण किस तरीके के रहे हुए हैं, किस तरीके? he is a very intelligent student. He is from Saint Stephen College, if I can recall correctly. और वो अक्सर जैसे कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का आदमी था। फिर मुझे आइडियोलॉजी से उसकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, तो अभी जिस तरीके से चीजें हो रही है उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। नहीं, राष्ट्रवाद तो किसी भी तरह से नहीं एक्सेप्ट कर सकती है ना। तो आपको लगता है कि नहीं कुछ राष्ट्रविरोधी था? नहीं, इस बारे में मैं यहाँ से तो बैठे बैठे नहीं बता सकता, लेकिन अगर हुआ होगा तो मैं उसका बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज करता हूँ।
अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इनसे बातें जारी रहेगी। अब बात करेंगे कि कैसे बने आईएएस, किस तरीके से दिमाग में ये चला, हलचल पैदा हुई कि मुझे compete करना है सिविल सेवा की परीक्षा को। इन सभी पर बातचीत करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मां कलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रे ऑफ होप। ओहो, इतना इंतजाम। कभी ना तो मेरी माँ को देखना, उनका तो हर काम ना सलीके से और स्टाइल से होता है। माँ ने समझाया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उन दिनों में सही मासिक इंतजाम। सेम टू सेम। पहले मैं माँ की ना फैन थी, पर अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं बिटिया बड़ी हो रही है, इसे समस्या नहीं एक सुखद अनुभव बनाए, स्वच्छ साधन अपनाए। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों ना बढ़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं। आपने सुना कि किन कठिनाइयों के दौर से गुजरकर ये आगे बढ़ते गए, कदम कभी भी नहीं रुका। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आगे का सफर और कैसा रहा, किन चीजों को इन्होंने महसूस किया। ये राजेश जी, आईएएस बनना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, ये कब मन में आया? नहीं, ये तो चीज़ें देखिए, जो हम बिहार से जितने भी लोग आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, अक्सर आपको ऐसी मित्र मंडली मिल जाती है जी। कई लोग ऐसे थे जो एमबीए करना चाहते थे, अभी वो आईएएस बन के, और बाहर के लोग भी, दूसरे राज्य के लोग भी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि देखिए मैं इनिशियली तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था, मैं उसी में कंसंट्रेट करता था। मैंने कई सीरीज़ खेली हैं पाकिस्तान और भी जगह विश्व में। अब मुझे ऐसा लगा कि जो डिसेबिलिटी जो है, इस कॉज को एक सही से एड्रेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पावर स्ट्रक्चर में आपको आना पड़ेगा। उनका भी बहुत मैं योगदान मानता हूँ जो बिना इस सिस्टम में आए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार था कि जी इसमें आके शायद अगर मैं कुछ परिवर्तन कर पाऊँ तो चीज़ें ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। एक तो वो था। दूसरी ये चीज़ थी कि और भी मेरे कई मित्र जो थे वो सौभाग्य से वो इसकी तैयारी करते थे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी यही तैयारी करता हूँ। तो ऐसा बहुत प्लान नहीं था, लेकिन हाँ ये मेरे मन में रहता था कहीं ना कहीं, अनकॉन्शियसली कहें आप कॉन्शियसली कहें, कि भाई पावर स्ट्रक्चर में होना चाहिए ताकि हम कुछ इफेक्टिव। आपने 2006 में क्वालिफाई किया है? जी किया 2006 में। हाँ, उसके बाद चीज़ें जब हमने पूछा भाई कि इस तरीके से हमें आईएएस क्यों नहीं दिया गया, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी एक हमें न्यायालय में जाकर एक लड़ाई लड़नी पड़ी जी। काफ़ी लंबा गया उसमें नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आया था, या रिजल्ट आया था आपको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, क्या हुआ था उस दौर में? नहीं, उन लोगों ने उस समय क्या था कि वो हमारे लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो आईएएस में हमें लेंगे। ठीक है। तो हमारा ये कहना था कि भाई इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप इसको स्पष्ट करिए, हमें नहीं ले सकते तो हमें एग्ज़ाम देने का अधिकार आपको नहीं देना चाहिए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली हमारी उनसे, और फाइनली जो है उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे काफ़ी नेक इंसान थे, और आईएएस महकमे में भी काफ़ी लोग इसके समर्थन में थे कि नहीं, इन लोगों को जिनको दृष्टिबाधिता की काफ़ी समस्या है उनको भी जो है इसमें लेना चाहिए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जो है चीज़ें रिजॉल्व हुई, और सुप्रीम कोर्ट कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का बहुत स्पष्ट कहना था कि टू बिकम एन आईएएस यू नीड विजन नॉट आई साइट जी, राइट। तो चीज़ें सॉल्व हो गई बहुत ही फ्रेंडली नोट पे, और अब मुझे बहुत कोऑपरेशन मिलता है। जैसे आजकल मैं बताता हूँ, जब मैं झारखंड में आया तो मैंने महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है ज्वाइन करा जी। और मुझे अभी तक आश्चर्य होता है कि हमारे सचिव श्री विनय कुमार चौबे जी,
उनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीज़ों को लेके कि उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि ये काम तुम कैसे करोगे। उन्होंने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें कितना दिखता है। आपकी आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2013 में। कहाँ की हैं मिसेस? मेरी मिसेस जौनपुर। जौनपुर की। आपसी सहयोग कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, वो तो हम वो उनसे भी पूछ देखिए, लेंगे। हाँ, उनसे भी पूछ सकते हैं। और ये तो आपने ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि इसका उत्तर आप भी भली भांति जानते हैं। जी। लेकिन ये है कि मुझे एक काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलता है उनके साथ। ये किताब दीपक जरा सा दिखाएं, इस किताब में क्या कुछ खास है? ये किताब आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है कि डिसेबिलिटी और पावर्टी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी। है ना? और जो इंटरनल बैटल है इन दोनों ग्रुप ऑफ पीपल का, ये किताब उस चीज़ को जो है परिलक्षित मतलब करने का प्रयास इसमें करता क्या है। आपके जीवन भी परिलक्षित होते हैं? नहीं, एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, चूंकि मैं भी एक विजुअली चैलेंज हूँ, तो कहीं मेरे जीवन से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे जीवन का ही कुछ अंग जो है इस कहानी का अच्छा हिस्सा बन सकता है, तो मुझे डालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक फिक्शन नैरेटिव है और कहीं ना कितने कहीं दिनों में आपने इसको लिखा? इस किताब को लिखने में मुझे लगभग 8 महीने लग गए थे। ये चाहते हैं कि कोई एक फिल्म भी बने इस तरीके से? नहीं, कई आपने जितना हाँ, स्ट्रगल, देखिए ये आपकी बातों से लग रहा है कि नहीं कोई परेशानी नहीं हुई, हमने किया काम, लेकिन हम ये या कोई भी फील कर सकता है कि अचानक आंख चली जाए तो किस तरीके से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे में लगता है कि आप पर या नहीं, इन होता तमाम क्या है, चीजों पर एक होता अच्छी क्या- फिल्म हो- बने? होता क्या है, मैं बताता हूँ। आप ब्लाइंडनेस को कभी खुली आंखों से नहीं जज कर सकते। जी। राइट? जी। फॉर दैट यू हैव टू क्लोज योर आईज। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप अपनी आंख बंद करके जो आपकी फीलिंग होती है, उसके बाद जो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग होती है ना, वही चीज़ हमारे साथ है। और जहाँ तक फिल्म बनने की बात है, तो फ़ोन आ रहे हैं मुझे, कई प्रोड्यूसर के फ़ोन भी आए हैं, डायरेक्टर्स के फ़ोन आए हैं। और अभी ये किताब जो है प्रभात प्रकाशन के पास हिंदी में अनुवाद होने की वो गई हुई है, तो मेरे हिसाब से 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन हमारा जो है सुटेबल प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि बतौर उपायुक्त भी जिले में आपको जाना चाहिए? एकदम बिल्कुल जाना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। वहाँ पर क्या लगता है, चूंकि यहाँ तो आपने पूरी सिस्टम को संभाल लिया है, जो नहीं, कर्मचारी। देखिए, ये मानसिकता का विषय है। ये पूरी तरह से मानसिकता का विषय है। कोई सिस्टम, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। मैं तो यही कहता हूँ, सरकार को मुझे एक अवसर देना चाहिए और पक्का देंगे वो, मेरा विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। राजेश जी को पूरा भरोसा है कि बतौर उपायुक्त इन्हें जिला भी दिया जाएगा। हम भी नक्षत्र न्यूज के माध्यम से अपील जरूर करेंगे कि जो प्रतिभावान है और जिस तरीके से इन्होंने समस्याओं का सामना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया, तो एक मौका सरकार को देकर यह साबित करने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से सरकार 2 आंखों से नहीं देखती है, सिंगल चीजों को देखती है और आपस में चीजों को बढ़ाने की कोशिश हर वक्त करती है। हम इसके बाद बातचीत करेंगे राजेश जी के पूरे परिवार से, दीपक से भी बातचीत करेंगे। दीपक जो इनके सहयोगी रहे हैं, खास रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीकी पड़े उसकी हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके, ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े? मां कलावती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, मेडिकल के क्षेत्र में एकमात्र विश्वसनीय नाम, जहां सच होते हैं सपने, साकार होती है जिंदगी। वर्ल्ड क्लास स्पेशलिटी हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, एडमिशन गोइंग ऑन। A&M, GNM, BSc नर्सिंग, DMLT, DMRT, OT असिस्टेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड ड्रेसर।
सफलता आपकी, जिम्मेदारी हमारी। हैंडसम पैकेज के साथ पाएं 100% प्लेसमेंट, स्पेशल फैसिलिटीज, वाईफाई कैंपस, हाईली एडवांस्ड लैब, डिजिटल लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब, मॉडर्न हॉस्टल और मेस की सुविधा। साथ ही पाएं राज्य सरकार द्वारा ST, SC, OBC छात्रों को छात्रवृत्ति। मां कलावती इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, रजौलातू, नामकुम, रांची। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ राजेश जी बने हुए हैं। अब इनकी पत्नी भी हमारे साथ आ चुकी हैं और इनके अहम किरदार, इनके मित्र भी हमारे साथ हैं, दीपक। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके का जीवन इनका घर में रहता है। जितनी मेहनत ये बाहर करते हैं उतना मेहनत घर में कर पाते हैं या नहीं, हम बातचीत कर लेते हैं। कैसा व्यवहार रहता है, ठीक ठाक है ना? जी जी बहुत अच्छा व्यवहार है। अच्छा, खाने में इनको क्या अच्छा लगता है? इनको नॉनवेज पसंद है। नॉनवेज में क्या? जी जी नॉनवेज में क्या? मीट पसंद है। मीट। जी। अच्छा दीपक जी, चूंकि आप काफी सपोर्टिव हैं और साथ में रहते हैं, किस तरीके से इन्होंने आपके साथ मैंने कहें कि एक समय गुजरा कॉलेज लाइफ, या ये बताएं जरा सा। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में साथ में हमने पढ़ाई की सिंस अपने ग्रेजुएशन के समय से, फर्स्ट ईयर से, और हम लोग रूममेट भी रहे और तब से आज तक साथ हैं। और कभी इस बात का मुझे एहसास नहीं हुआ कि मतलब मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं दिखा कि राजेश शुरू से दोस्त रहा, दोस्त की तरह ही रहा। कभी ये नहीं लगा कि इसे कुछ ज़रूरत है, एक स्पेशल आवश्यकता है किसी चीज़ की, कभी नहीं। हमने साथ में बहुत काम भी किया, बदमाशियाँ भी की, मस्ती भी किया। तो बदमाशी ये करते थे, ऐसे तो बोल रहे हैं कि बहुत शरीफ हम थे। अब कैमरे के सामने तो थोड़ा सा बोलना ज़रूरी अच्छा, है। कोई ऐसी एक बदमाशी कोई ऐसी याद आए तो बता दीजिए। हम लोग, होता ये था कि जब हम लोग डिनर करते थे मेस में, तो ये नॉनवेज का बहुत शौकीन था, तो हम दोनों साथ में मेस में खाना खाया करते थे। तो ये मुझे बातों में उलझा के धीरे से मेरे प्लेट से चिकन का पीस चोरी कर लिया करता था। चिकन का पीस मतलब ले लिया करते थे? हाँ, नहीं, उधार ही रहता होगा, कभी ये लेता था, कभी मैं लेता था। अच्छा, ये बताइए कि कॉलेज लाइफ में कभी किसी लड़की से अफेयर या कुछ इस तरीके की चीजें? नहीं, मतलब मित्रवत स्थिति तो थी ही वहाँ। मतलब पत्नी है हाँ। इसलिए नहीं बोल रहे हैं या? ऐसा नहीं है, मतलब मित्रता थी लोगों से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग की स्थिति ऐसी होती है कि बिहार से हम लोग जब आते हैं, एक परिवार की उम्मीद टिकी होती है, आप अपने मिशन की ओर निकले होते हैं, तो सच्चाई ये है कि हमारे पास उतना अधिकार होता नहीं है जो अमीर घरों के बच्चों के साथ होता है कि वो कई काम एक साथ कर सकते हैं। हमारा तो बस एक फोकस रहता है कि अपना पहले ब्रेड बटर सिक्योर करो, अपने परिवार को सिक्योर करो, फिर कुछ अच्छा करके दिखाओ। समय इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाता है। इनमें खास क्या लगता है आपको? कुछ खासियत है कि नहीं है? सामने एकदम बोल दीजिए। जी है, मतलब अच्छा नेचर है बहुत। आप मतलब जहाँ से हैं, इनसे जब शादी होना था, आपको ये पता था कि ये दोनों आंख से परेशानी है इनको, तो ऐसे में उस वक्त आपको क्या फील हुआ था? नहीं, हमको लगा कि जब ये इतना बड़ा वो कर सकते हैं, इतने मुश्किल से पहुंच सकते हैं यहाँ तक, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मतलब आप जी, कि नहीं दिखता है या कुछ, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मतलब कहीं किसी परिवार का या पिताजी के कहने पर या खुद ये लगा कि नहीं, जैसे ये बार बार ये चीजें कह रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं ये मायने नहीं है। अगर आपके पास विजन है, आपके पास दिमाग है, आप काम कर सकते हैं, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज आपको लगता है कि आपका डिसीजन बेहतर है? जी जी हाँ, सही है बहुत। अच्छा, बतौर उपायुक्त इनको जिला में देखना चाहती हैं आप? जी हाँ जी जी। झगड़ा करते हैं घर में? जी, कभी कभी होता है। मैंने किस तरीके का, मैंने एकदम पूरा तल्ख तेवर में आ जाते हैं या जितना सिंपल दिख रहे हैं उतना ही? नहीं नहीं, सिंपल सा ही होता है। मतलब ये नहीं कहते हैं कि आज खाना नहीं खाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। खाने से कम्प्रोमाइज नहीं, खाने चिकन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि आपकी जीवन संगिनी कैसी है? बहुत बढ़िया है, जैसा सोचा था मैंने वैसी ही है, और अच्छा चिकन बना लेती है। चिकन अच्छा बना लेती हाँ, है? अच्छा बना लेती है। और मुझे अभी मैं नॉनवेज का इतना बड़ा फैन पहले था, अब तो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है।
मुझे याद है मैं गद्दाफी क्रिकेट एकेडमी में वहाँ पे जो है हमारा एक टूर्नामेंट था पाकिस्तान के साथ, और हम लोग वहीं रुके हुए थे। शुएब अख्तर, अब्दुल रजाक, वो भी सेम एकेडमी में रुके हुए थे। तो उनमें से एक शायद सकलेन मुश्ताक थे, तो उन्होंने मुझसे आके कहा कि यार मियाँ मुर्गे पे तबाही फेर रहे हो। और मैंने फिर ध्यान दिया कि हमें मेरे प्लेट में शायद 5-6 लेग पीस पड़े हुए हैं। मतलब चिकन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नहीं, पहले ऐसा था, जो कि स्पोर्ट्स में था मैं, तो हम लोग नॉनवेज खाते थे, थोड़ा स्टेमिना, बॉडी बिल्डिंग ये सब होती रहती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा आदमी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा तो कम ही करता हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि अपने लाइफ को जितना अधिक हो सके उसको एंजॉय करिए। जितना आप इसको एंजॉय करेंगे, जितना आप इसको पॉजिटिव लेंगे, उतनी ही आपकी जीवन में सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। और जीवन को एक अवसर लेना चाहिए, एक चुनौती लेना चाहिए। आप देखिए, बहुत मुश्किल से हमारा मनुष्य जीवन में जो है योनि में जन्म होता है। मैं कहता हूँ इसको एंजॉय कीजिए एंड फील गुड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। इसके यदि सफलता पानी हो तो निश्चित रूप से राजेश जैसे आईएएस ऑफिसर से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से इन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने को वहां खड़ा किया जहां हर माता पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे वहां तक पहुंचे। नक्षत्र न्यूज ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देता है राजेश जी को कि उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, और हम भी इंतजार करते हैं कि कब ये बतौर उपायुक्त किसी जिले में जाएंगे और वहां की कमान संभालेंगे और लोगों को ये पता चलेगा कि एक आईएएस ऐसा भी होता है। आज भर के लिए बस इतना ही। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी खास जगह पे फिर से होगी मुलाकात।